सेक्शन 9 ऑफ एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। देखिए अभी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे कंपेंसेशन मिलेगा, कैसे उसको विड्रॉ करना है, कैसे उसको सबमिट करना है। अब आता है फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट अंडर सेक्शन 9। एक्सपेक्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट नो lump sum or half monthly payment, no lump sum or half monthly payment payable under this act is in any way capable of being assigned or charged or liable to attachment or pass any person other than the employee by operation of law, nor can any claim be set off against the same। देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो कंपेंसेशन पास हुआ, अटैचमेंट मीन्स, अटैचमेंट इज दैट कि इफ द पार्टी, यहाँ पे तो एम्प्लॉयर ही है, एम्प्लॉयर इज फेल्ड टू पे द अमाउंट विच इज ग्रांटेड फॉर कंपेंसेशन बाय द अवार्ड, अगर वो पे नहीं कर पाते समय पे, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर वो प्रॉपर्टी उनकी अटैच की जाती है, बट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री, नॉट पर्सनल। पर्सनल लायबिलिटी यहाँ नहीं होती, ओके। और वहां पर उसको अटैच किया जाता है। दैट मीन्स कि या तो आप उसको कंपेंसेशन दीजिए, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके गवर्नमेंट सेल करके जो भी कंपेंसेशन पार्ट है वो पे करके रेस्ट जो बचा हुआ है वो आपके हाथ में रख देंगे। बट अटैचमेंट से फ्रीडम भी मिली हुई है, अगर लमसम मनी या हाफ मनी दे दी गई है या असाइन कर दी गई है या फिर अटैचमेंट के लिए लायबल है, ऐसे सारे कंडीशन में आपको सेक्शन 9 का एक फ्रीडम मिल जाता है, ओके। जनरल प्रोसीजर है, जनरली इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। ये कब पड़ता है? जब मास एक्सीडेंट होता है कंपनीज में, जहां पे अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन बहुत ज्यादा हो। एक दो मजदूरों के लिए कंपनी इतना सा प्रॉब्लम कंपनीज को नहीं आती। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 10, नोटिस एंड क्लेम। सेक्शन 10, नोटिस और क्लेम। सबसे पहला आता है जनरल बार टू क्लेम। कौन यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता? As a requirement as to the notice of accident and making the claim before the commissioner, as well as the time limit within which such claim should be made, are considered as first part of section 10 subsection 1। देखिए कौन सा कंपेंसेशन कैसे क्लेम करना है इसके बारे में लिखा हुआ कि आप कैसे कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में दी हुई है, ओके। अब उसके प्रोसीजर्स क्या है उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है जनरल बार टू क्लेम, कि कैसे आपको बार आपको रोका गया कि क्लेम नहीं कर सकते, क्या उसके प्रोविजंस है, उस पे देखते हैं। The requirement as to the notice of accident and making a claim before a commissioner, as well as the time limit within which such claim should be made, are contained। मतलब आप एक्सीडेंट हुआ आपके इंडस्ट्री में, बीइंग एज ए एम्प्लॉय आपको इंजरी सस्टेन हुई, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, फैटल इंजरी से लेकर टेम्परेरी इन नेचर तक। क्लेम करने के लिए आपने नोटिस के बाद जो लोकल गवर्नमेंट पोर्ट ऑफिस है, लेबर कमिश्नर, उसके पास आपने सबमिट किया, या फिर नोटिस कमिश्नर निकालता है जो मैंने आपको बताया था, एडवांस पेमेंट ऑफ दैट डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट, कि जब तक प्रोसीडिंग से जो निकलेगा डिसीजन वो तो बात की बात है, पहले एक एडवांस पेमेंट, इंटरिम पेमेंट आपको कर दी जाती है, ओके। अब इसी
नेसेसरी फॉर द क्लेमेंट, यहाँ पे क्लेमेंट इसके लिए दिया है क्योंकि कई बार मजदूर या वो एम्प्लॉय वो खुद क्लेम नहीं कर पाता, ही इज नॉट इन अ पोजिशन, बट ऑब्वियस एक्सीडेंट हुआ है या इन केस ऑफ फैटल इंजरी तो उसके जो डिपेंडेंट होते हैं वो भी, या पार्शियल डिसेबलमेंट है तो एम्प्लॉय खुद भी, इसीलिए अलग अलग नाम देने से अच्छा इनको नाम दे दिया गया क्लेमेंट, like the person who claimed the amount of a accident or compensation, that is known as claimant. ठीक है, to give a notice of the accident in prescribed manner as soon as it is practicable after the occurrence of accident. सबसे पहले फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि whatever the accident happened, whatever the injury caused due to that accident and whether he is liable to claim an accident, वो सारी चीजें जो हमने पूरी कंडीशंस पढ़ी है ये सारा का सारा as early as possible आपको लेबर कमिश्नर को बताना पड़ता है. There is no any time limit but reasonable cause में दिया हुआ है. जैसे मान लेते हैं फैटल इंजरी हो गई, फैटल इंजरी के बाद उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके डिपेंडेंट्स को आइडिया नहीं है और वैसे भी जनरल प्रोसेस में 10-15 दिन 20 दिन तो मान ही लिया जाता है कि वो उस कॉस्ट से बाहर आ पाए और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते. तो यहाँ पे कोई एक प्रिसाइज टाइम लिमिट नहीं बट रीजनेबल जरूर है कि दैट इट शुड बी अप्लाइड or informed to the concerned commissioner within a reasonable time period. Okay. और दूसरा, prefer a claim before a commissioner within 2 years from the occurrence of an accident or 2 years from the date of death in case of accident that has caused the employee's death. देखिए यहाँ पर क्लेम करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए रीजनेबल है, लेकिन क्लेम करने के लिए आपको 2 साल का टाइम दिया. एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर क्लेम. और दूसरी चीज ये आपकी कि अगर फैटल इंजरी होती है, उस इंसान की डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, ऐसे कंडीशन में भी आपको फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ये आपका टाइम पीरियड शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, लेकिन 2 साल ही है. तो जिसमें इंजरी सस्टेन हुई है, जहां पर फैटल इंजरी नहीं है, ऐसे में आपको 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन जहां पे फैटल इंजरी है, जहां पे उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसे में आपको फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ. ओके, ये इसका एक बेसिक प्रोविजंस है. ठीक है. अंडर द जनरल प्रोविजंस कंटेन in the first part of section 10 subsection 1, the failure to give a prescribed notice and make a claim before a commissioner within a stipulated period operates as a bar to the consideration of a claim by commissioner. देखिए हमने आपको पहले भी एक मैगजीन बताया था कि अगर आपने टाइम पे अपना क्लेम नहीं किया तो यहाँ पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जिसको मैंने आपको बताया था इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ऐसे में माना जाता है अगर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड यू आर फेल्ड टू डिमांड और क्लेम और टू अप्लाई फॉर अ कंपेंसेशन, इन दैट सिचुएशन आपका पूरा का पूरा क्लेम वेव मान लिया जाता है. इट इज नोन एज वेवर ऑफ योर राइट. अब आप उसमें ये नहीं बोल सकते सर मेरा राइट था, लेकिन यहाँ पर आपको एक मैक्सिम भी आता है. ठीक है, दैट द इग्नोरेंशिया जुरिस नेमिनम एक्सिक्यूसेट, दैट मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपके लिए भी इजी पड़ेगा.
This maxim is very vital in all of the matters related to either civil or criminal or in matters before quasi-judicial. So this is one of the important maxim जो आप जनरली यूज करते हैं एंड ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस लैटिन वर्ड कैसे यूज करना है वो आपने इसी एग्जांपल से समझिए. Whenever a party who waive their right for a compensation, right to complain, right to claim, in that situation, अब आप उसको सिंपल इंग्लिश में ना बोलकर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं that the claimant is barred as per the maxim ignorantia juris nemium execuset, and this makes a difference between a normal practitioner as well as the practitioner with the knowledge. क्योंकि एक चीज याद रखिए कि सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में खड़े हैं उनसे आपको अलग ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में फैक्ट प्लस एविडेंस ये दोनों इंपॉर्टेंट है. तो एविडेंस की बात तो बाद में आती है, पहले फैक्ट जो आपको कोर्ट के सामने रखना पड़ता है और उसके लिए आपको ये कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए, उसके बाद एविडेंस आपका आता है. ओके तो बेसिक चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप थोड़ा एक इफेक्टिवली आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी पड़ता है. यस, ये दोनों मैक्सिम का मीनिंग सेम ही है. इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, नॉन का यहाँ पर नेमिनेम है. अगर आप इसको पूरी लैटिन में बात करेंगे, जो इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड है ये नॉन वर्ड इंग्लिश है, और अगर हम उसको पूरा का पूरा लैटिन में ही पढ़ें तो इग्नोरेंशिया जुरिस नेमिनेम एक्सिक्यूसेट. बोथ आर हैविंग अ सेम मीनिंग. नेमिनेम अगर नहीं याद आता है तो नॉन याद रखिएगा, बट दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल आपका मैक्सिम है. जैसे हम ऑडी अल्टम पार्टम की बात करते हैं, ऑडी अल्टम पार्टम भी आपका बेसिक माना जाता है. रीजन, ऑडी अल्टम पार्टम का मीनिंग होता है लेट द अदर साइड हियर एज वेल या लिसन द अदर साइड. तो यहाँ पर भी ये भी इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. तो ये भी आपका नेचुरल जस्टिस के लिए माना जाता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के लिए ये भी माना जाता है. इसका मीनिंग होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल. रीजन इसका पीछे ये है ऑडी अल्टम पार्टम का कि जब नेचुरल जस्टिस की बात आती है तो खाली आपने एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने वाले को भी मौका देना पड़ेगा. जो हमने हर केस में देखा है, हमारी इंडियन जुडिशरी इसीलिए काम आती है. रीजन उसके पीछे यही है कि ये जितने भी ऑडी अल्टम पार्टम की चीजें होती हैं वो आपको एक तरीके का इंपॉर्टेंट होता है. गॉट माय पॉइंट? आपको ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिससे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलता है. जैसे अभी मान लेते हैं अपने इसी वर्कमैन कंपेंसेशन में ही अगर वर्कमैन ने क्लेम किया कि एक्सीडेंट हुआ है और बिना दूसरी पार्टी को सुने, बिना एम्प्लॉयर को सुने कमिश्नर या ट्राइब्यूनल क्लेम पास कर दे, तो इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. रीजन उसके पीछे क्या है कि हो सकता है कि इग्नोरेंस ऑफ एम्प्लॉय की वजह से ये एक्सीडेंट कॉज हुआ, उसके लिए तो लायबल नहीं होगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये एक्सीडेंट ना हुआ हो, उसके लिए भी लायबल नहीं होगा. तो अगर कोई भी चीज होती भी है तो लेट द अदर साइड हर्ट फर्स्ट. एंड बीइंग एज एन एडवोकेट और बीइंग एज ए लॉ एस्पिरेंट, this is one of your basic practice. This should be involved. रीजन, एक तरफा बात अगर आप सुनेंगे तो आपको, और बात सुननी भी है तो विद एविडेंस,
This is important one. Hearsay evidence is not admissible before court of law. इसको याद रखिएगा हमेशा, सुनी हुई बातों को कोर्ट में कभी भी एडमिसिबिलिटी नहीं होती। तो अगर ये चीजें आप जनरल प्रैक्टिस में अपने डेली टू डेली रूटीन में रखेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। Got my point? So hearsay evidence is not admissible. तो ऐसे में आपको let the other side be heard. अगर नेचुरल जस्टिस की बात करनी है तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप टाइम पे जो 2 साल का टाइम पीरियड दिया है from the date of accident or in case of fatal injury means the injury which caused the death, okay, उसमें from the date of accident नहीं, from the date of death of that person आएगा। और 2 साल का टाइम is sufficient for everything. Though you are not very well aware about the rules and regulation regarding the compensation, you may approach to the concerned labor association, trade union. In the absence of any trade union, you may approach to the any person who are having a special knowledge regarding the same. An advocate or free legal aid services are also available, which is provided by the local bar association of each and every district. हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री लीगल एड सर्विस होती ही है, जहां पर आप ये सारी चीजों से जो लोग इनकैपेबल हैं उनके लिए आपको फ्री में एडवोकेट्स मिलते हैं। और ये फ्री में एडवोकेट्स ऐसा नहीं है कि बगैर काम वाले मिलते हैं, आपको फ्री में एडवोकेट ढंग के भी मिलते हैं, पैनल वाले एडवोकेट्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज। As the general provision governing the notice and claim related to the date of occurrence of an accident, it is also certified that when the accident is deemed to have occurred in case of occupational disease, that the employee who is capable, that whose dependent is incapable to appoint an advocate, in that situation free legal aid services also available. And it is the right of every citizen of India. Got my point? अगर आप इसको नॉर्मल में लेंगे तो आपको जनरल पता चल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी आपको इसका राइट दिया हुआ है। दैट इज आर्टिकल 39A, सिटीजन राइट टू फ्री लीगल एड, जहां पर आपको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको फ्री लीगल एड आपको मिलता है। गॉट माय पॉइंट? तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर देयर, बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पावर मिला हुआ है फ्री लीगल एड का, आपने किसी भी एक हायर एडवोकेट के खिलाफ केस कर दिया कि फ्री लीगल एड इज माय राइट, so that person is not liable for an act of another person. Article 39A is applicable only against the state when a subject is filed their right, that is right of free legal aid. Okay. Article 39A of the Constitution of India provides that the equal justice and free legal aid. Okay, ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ओके, चलिए प्लीज चेक योर कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट 3 rules may be briefly stated as under। 3 रूल आपको बना के दिए गए हैं, जहां पर
कैसे आपको ये क्लेम करना है। ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। As a general provision governing a notice and claim relate to the date of occurrence of an accident, it is also clarified that as to when the accident is deemed to occur in case of occupational disease. Occupational disease में कई बार ये होता है ना कि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में आप उस केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पर कोई भी केमिकल लीक हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज और ज्यादा हो गया, उस वजह से आपकी ये डिसीज बढ़ती है और ये एक्सीडेंट माना जाता है when it gives a drastic effect on your health. So when the accident is the contracting of a disease, the accident to be deemed to have occurred on the first of the day during which the employee was continuously absent from a work in a consequences of disablement caused by the disease. एक तो यहाँ पर कि फर्स्ट डे आया है, बीमार था, फर्स्ट डे आज वो ज्वाइन कर रहा है और उसी दिन एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पर एक्सीडेंट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ डिसीज, एक्सीडेंट भी उसी दिन होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट टू बी डीम्ड टू हैव ऑकर्ड ऑन द फर्स्ट डे ड्यूरिंग व्हिच द एम्प्लॉय वाज कंटिन्यूअसली एब्सेंट। दैट मींस सपोज मान लेते हैं कि मैं बिल्कुल फिट बंदा हूं, मैं एक डायनामाइट इंडस्ट्री में या पटाखे की इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू इनहेलेशन हो रहा है मेरा, वो जो वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यू इनहेलेशन के चक्कर में मेरे अंदर ये सारी चीजें जमा होती जा रही और मैं एब्सेंट हुआ, 2 साल बाद मैंने छुट्टी ली, मैं एब्सेंट हुआ और बाद में 2 महीने बाद पता चलता है कि मुझे लंग कैंसर है। ऐसे में ये ऑक्यूपेशन कब से माना जाएगा? जिस दिन से मैंने पहले दिन की लीव ली थी, तो वो एक्सीडेंट पहले दिन से माना जाएगा, ना कि जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई। ये याद रखिएगा। कई बार ये होता है, क्योंकि देखिए बार बार टेस्ट कराना, छोटी बात पर डॉक्टर के पास भाग जाना, ये मिडिल क्लास और अपर क्लास का काम है। लोअर क्लास का मजदूर नहीं जाता कभी। लोअर क्लास का मजदूर हल्दी वगैरह लगा के ही ठीक हो जाता है, या तुलसी की पत्ती का इनहेलेशन लेके ठीक हो जाता है, भाप वगैरह लेके। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज वो टेस्ट ही कराए। मान लेते हैं उसकी डेथ हो जाती है 2 साल बाद, बगैर कोई टेस्ट कराए वो बेचारा कंटिन्यू काम कर रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इनकी डेथ जो है लंग कैंसर की वजह से हुई। अब वो आप रिलेट करेंगे कहां से? जहां पे ये काम करता है। ओके, तो ये आपको चेक करना आना चाहिए कि रीजनेबल कॉज है या नहीं है इन केस ऑफ फैटल इंजरीज या डिसीज। ओके, जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ ही हो जाए, हो सकता है वो बीमार रहे, हॉस्पिटल में एडमिट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसीज व्हिच इज अफेक्टेड थ्रू देयर वर्किंग। सेकेंड आता है इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी सच डिसीज एंड व्हिच डज नॉट कोज एम्प्लॉय टू एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्क। कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, आप इग्नोरेंस करते हैं। और कैंसर तो डेफिनेटली ऐसी बीमारी है, कैंसर ट्यूमर ये अचानक से बढ़ती है, धीरे 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 ये आप चलती रहती है, लेकिन ऐसे में आप का ऐसा ये कोई सिचुएशन नहीं होती कि अब आप काम पे नहीं जा रहे, एम्प्लॉय जाता रहता है, भले उसे इफेक्ट हो रहा है, बट वो ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये उसके वर्किंग की वजह से है। ओके, और ऐसे में उसको कोई डिसेबलमेंट होता है तो कैलकुलेशन कैसे आएगा? जैसे डेथ में हमने देखा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज एब्सेंट, और यहाँ पे कैसे आएगा? द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ वर्कमैन गिवन नोटिस ऑफ डिसेबलमेंट। यहाँ पर अगर वर्कमैन अपने एम्प्लॉयर को नोटिस ऑफ डिसेबलमेंट देता है कि दैट दिस वर्किंग कंडीशन इज अफेक्टिंग मी, ठीक है, अब जब ये वर्किंग कंडीशन उसको अफेक्ट करती है तो वो नोटिस देता है। क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी देखा है कि डिस्प्यूट फॉर अ वर्किंग कंडीशन भी होता है।
अगर उसको इनहेलेशन की प्रॉब्लम है, उसको अस्थमा है, और उसके बावजूद वो स्मॉल पार्टिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है विदाउट मास्क, तो वो वर्किंग कंडीशन कहीं ना कहीं उसको नुकसान करेगी, राइट? एंड दिस इज नॉट द कॉज ऑफ हिज टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्प्यूट अरोज होता है, ओके, जो नोटिस दी जाती है। नोटिस यहाँ पे इधर राइटिंग और बाय ओरल भी चलती है, बट ओरल नोटिस इज इनएडमिसिबल in case of serious issue. And third one, if employee who having been employed in an employment for continuous period specified under section 3 subsection 2 in a respect of employment ceases to be employed and develops symptoms of occupational disease peculiar to the employment within 2 years of a cessation of employment, the accident is deemed to have been occurred on that day. देखिए यहाँ पे भी आपकी वही चीज आती है कि मान लेते हैं कि आपको काम करने से रोक दिया गया, चाहे आप ले ऑफ में मान लीजिए, लॉकडाउन में मान लीजिए, लॉकआउट में मान लीजिए। जैसे अभी लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद पड़ी है पिछले 1.5 साल से, राइट? अब 1.5 साल से बंद है, लेकिन मुझे जो इफेक्ट हो रहा था वो उसी वजह से हुआ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ये डिफरेंस नहीं ले सकता साहब 1.5 साल से तो बंद है तो उसको बीमारी कहीं और से भी हो सकती है। नो, मैं उसी इंडस्ट्री में था, हाँ 2 साल के ऊपर का टाइम जाता है, इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉय इज नॉट लायबल फॉर एनी कंपेंसेशन। वो एक्सीडेंट को फिर आपका एक्सीडेंट ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड नहीं माना जाएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपके लिए आता है, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज। नाउ सर्टेन डिफेक्ट, नो बार। कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कोई बार नहीं होता, बार टू क्लेम नहीं होता। कौन कौन से डिफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हम उस पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है? इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट the want of any defect or irregularities in notice shall not be barred to entertain of a claim. अभी हमने नोटिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि नोटिस देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्लेम मांग सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो नोटिस कब? 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट और 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ये दोनों चीजों में आप नोटिस देकर अपना कंपेंसेशन मांग सकते हैं। बट मान लेते हैं कि देयर इज एनी डिफेक्ट ऑन सच नोटिस, डिफेक्ट है, तो इट डजंट मीन कि वो डिफेक्ट की वजह से आप अब अपना कंपेंसेशन नहीं क्लेम करेंगे या यू आर बार्ड, ऐसा नहीं है। अगर टेक्निकल एरर है तो यहाँ पर उसको ओवरसाइट किया जाता है, नजरअंदाज कर सकते हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पर वो एक माइनर डिफेक्ट, इसीलिए आपको ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग दी गई है। रीजन यही है कि प्रॉपर एविडेंट्री वैल्यू नहीं, एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल पर्सन टू वर्क प्रिसाइसली, to work perfectly, to draft a notice as per the terms and condition which is provided by the law. It is not possible. तो अगर थोड़ी बहुत भी डिफेक्ट होती है नोटिस में या इरेगुलरिटीज होती है कि जैसे 2 महीने का टाइम था, मीन्स 60 डेज, उसने नोटिस दी 65 डेज में, तो इट्स ओके, ये कंसीडर कर लिया जाएगा, ओके? या फिर इंजरीज के बारे में उसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, क्योंकि हमने नोटिस में पढ़ा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, ओके? लेकिन मान लेते हैं ये सारी प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसने नहीं दिया, तो इट डजंट मीन कि वहां पर वो पार हो गया, नो। आई बात समझ? द क्लेम इज प्रेफर्ड in respect of a death of an employee
resulting from an accident which is occurred on the premises of the employer or at the place where the employee at the time of accident was working under the control of a employer. मीन्स कई बार ये होता है कि बाहर जाके डिलीवरी बॉय या आपके यहाँ का ही एम्प्लॉय है, आपने उसको बाहर भेजा और बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि प्रेमाइसेस में होने वाला एक्सीडेंट के लिए ही एम्प्लॉयर लायबल है. एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर एनी एक्सीडेंट happened to his employee who is performing his work during the course of employment. So this word is very much important. Please mark it, that during the course of employment for any compensation, सबसे पहले चेक किया जाता है वो वर्कमैन है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है. एम्प्लॉय है तो 12 महीने के कंटिन्यूअस पीरियड पे था या नहीं था. अगर वो भी था तो जो परफॉर्म कर रहा था वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था या नहीं था. राइट, क्योंकि पर्सनल इंजरी के लिए एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल. एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली फॉर द एक्ट, only for the disease, only for the disablement, only for the injury which is caused to that employee during the course of employment only. The presence in the premises is not a very much relevant part. Sometimes employees are appointed for a performance of some work which is beyond the limit of a premises. आई बात समझ में? इन दोनों चीजों में आपका ये माना जाता है. और एम्प्लॉय और एनी वन ऑफ सेवरल एम्प्लॉयर्स और एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयर for the management of branch of a trade or a business in which a injured employee was employed had a knowledge of an accident at or about the time when it occurs. तो यहाँ पर भी आपका एम्प्लॉयर को माना जाता है. ठीक है, इनके अलावा और किसी भी चीज के लिए ये बात नहीं होता. तो सर्टेन डिफेक्ट इज नॉट रिजल्ट टू द बार ऑफ अ प्रोसीडिंग. बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब आते हैं आपका कमिश्नर्स डिस्क्रिशन, एब्सेंस ऑफ नोटिस और डिले. कई बार नोटिस नहीं भी दी गई तो भी स्टेट गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दी हुई है. डिस्क्रिशनरी पावर है. डिस्क्रिशनरी पावर इज दैट पावर which is used by the authority for the benefit of its subjects. कई बार प्रॉपर लॉ नहीं फॉलो हो पाता, इग्नोरेंस होता है तो बात अलग है, बट इग्नोरेंस के बदले कोई और चीज हुई, ऐसे कंडीशन में आप कहीं ना कहीं उस कमिश्नर को ये पावर है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सब्जेक्ट्स. आई बात समझ में? यहां पर उनको वो छूट मिलती है. क्या डिस्क्रिप्शन है? that the commissioner may entertain or decide any claim to the compensation in any case, even if the notice has not been given or the claim has not been referred in time. अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिफरेंस आया कि अगर नोटिस नहीं भी दी गई है, ओके, तो भी कमिश्नर आपको कंपेंसेशन ग्रांट कर सकता है. या फिर नोटिस प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं दी गई. सपोज जैसे मान लेते हैं कि अगर ये नोटिस जिसमें उसने लिखा एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव ने कि इनको फैटल इंजरी नहीं, इनको सीरियस इंजरी हुई, बट बाद में ये सीरियस इंजरी कन्वर्ट हो जाती है फैटल इंजरी में, ऐसे कंडीशन में भी ये जो नोटिस दी गई, ये नोटिस का मीनिंग निकलना चाहिए. ठीक है, अब आप ये डिफरेंस नहीं ले सकते कि फैटल इंजरी नहीं थी,
या मेंशन नहीं है तो फेटल इंजरी के लिए क्लेम नहीं करेगा। दिस इज इनएडमिसिबल। नोटिस दे दी ना, जरूरी नहीं है कि उसको बार बार वो अपडेट करे, तो ये डिफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी टेक्निकलिटी शुड नॉट बी यूज एज अ वेपन अगेंस्ट द एम्प्लॉय विच इज हु इज सस्टेन्ड द इंजरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल इशू पे आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। सो टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द हार्ड एंड टफ एंड रूल टू क्लेम अ कंपेंसेशन, इसीलिए यहाँ पे कमिश्नर को डिस्क्रिप्शन दी गई है। कमिश्नर मीन्स अ लेबर कमिश्नर, ओके। तो डिले ग्रांट करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे आपको इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कमिश्नर में एंटरटेन और डिसाइड एनी क्लेम ऑफ अ कंपेंसेशन in any cases. That means a notice has not been given or the claim has not been preferred in time. If he is satisfied with the such failure, ठीक है, due to the sufficient cause, sufficient cause दिखा सकता है कि मैंने टाइम पे अप्लाई क्यों नहीं किया या मैं अप्लाई क्यों नहीं कर पाया। अगर डिपेंडेंट दिखाता है तो इट इज नॉट अ बार कंप्लीटली। कमिश्नर सू मोटो एक्शन भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक इंडस्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, केमिकल इंडस्ट्री है, ब्लास्ट हो गया, 120 मजदूर मारे गए, 119 ने अप्लाई किया, 120वें ने अप्लाई नहीं किया। अंडर दिस उसके डिपेंडेंट ने वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। हम जनरल एक उसमें रहते हैं ना, एक आम आदमी की यही होती है कि सबको मिलेगा तो अपने को भी मिल ही जाएगा ना, क्यों बिना मतलब में हाथ पैर मारना। यही वो उसके डिपेंडेंट मान ले कि सबको मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, और ऐसे में वो अप्लाई नहीं करता, ठीक है, ऐसे में वो अप्लाई नहीं करता। अब अप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्या उसका क्लेम मान लिया जाएगा या क्लेम डिनाई कर दिया जाएगा? नहीं, यहां पर उसको प्रोटेक्शन मिलती है और ये पावर किसको दी गई है? कमिश्नर को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्क्रिशनरी पावर। Discretionary power is the power of the authority in which the authority use a reasonable action and reasonable cause. दो तरीके के अथॉरिटी मैंने आपको लॉ पावर बताए थे अथॉरिटी के, एक होता है बाय द लॉ और दूसरा होता है बाय द रीजनेबल एक्शन, ठीक है। बाय द लॉ और बाय द रीजनेबल एक्शन में यही डिफरेंस है कि एक आप लॉ के हिसाब से काम करें और दूसरा आपको जो पावर्स दी है उसका यूज करें। आई बात समझ में? ये इसका मेन पॉइंट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं, while the constitute or sufficient cause in a particular case is a matter within the commissioner discretion, what is sufficient cause for a condonation of delay? देखिए, कंडोनेशन इज मीनिंग दैट अ पार्डन। कंडोनेशन का मीनिंग याद रखिए, इट इज अ पार्डन। जहां पे आपसे गलती हुई, आपसे लेट हुआ और आप कोर्ट के सामने जाते हैं फॉर अ कंडोनेशन ऑफ डिले, जहां पे आप कोर्ट को सेटिस्फाइड करते हैं कि मुझे लेट क्यों हुआ। आई बात समझ में? यहां पे भी वही चीज आपकी मानी जाती है। तो कंडोनेशन के लिए सफिशिएंट कॉज, डिस्क्रिशन का पावर कमिश्नर को है, बट इट इज नॉट यूज एज अ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरीनेस यूज नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पर आर्बिट्रेरी पावर यूज नहीं होगी कि नहीं नहीं देना ही है, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट पावर नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर। तो रीजन होना चाहिए, ठीक है। रीजन अगर है तो हर चीज माफ है, रीजन नहीं है तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं माना जाएगा।
डिले अगर आप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि रीजन है, देन इट्स ओके। ठीक है, तो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए डिले का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कि ये जो भी डिले हुआ नोटिस के लिए, उसके लिए सफिशिएंट कॉज क्या पेश कर रहा है कोई भी मजदूर। So the discretionary power conferred on a commissioner is keeping with the spirit of the act. Discretionary power है तो वो एडमिसिबल है, रीजन आपके सफिशिएंट है तो एडमिसिबल है। ठीक है, चलिए तो कमिश्नर इज कीपिंग फॉर द स्पिरिट। एक डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका एक्स्ट्रा जो टेरिटोरियल में करेंगे या अल्ट्रा वायरस यूज करेंगे। अल्ट्रा वायरस मीन्स व्हेन अथॉरिटी इज परफॉर्म देयर एक्ट बियॉन्ड हिज पावर, जिसके लिए आपको आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 में रिट प्रोविजन है, रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, रिट ऑफ को वारंटो, जहां पर आपके बारे में अगर कोई भी ऑफिसर एक्स्ट्रा जुडिशरी काम कर रहा है, अल्ट्रा वायरस काम कर रहा है, ऐसे उसमें आप उसके खिलाफ रिट इशू करा सकते हैं। वही चीज यहां पर भी है, डिस्क्रिशनरी पावर है लेकिन वो एक्ट तक है। जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको जनरल बताए हैं, नेचुरल जस्टिस, डिस्क्रिशनरी पावर, उसको दोनों के लिए यूज करनी है, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, कंपेंसेशन ग्रांट करते समय। ठीक है, तो द डिस्क्रिशनरी पावर इज इंटेंडेड टू एनेबल द कमिश्नर टू प्रिवेंट इनजस्टिस एंड ग्रांट रिलीफ इन एक्सेप्शनल केसेस। इनजस्टिस को रोकने के लिए ये पावर दी गई है। ओके, लेकिन रिट कभी भी पर्सनल मैटर में इशू नहीं होती। ओके, कि अगर आपके हस्बैंड आपको मायके नहीं जाने दे रहे हैं तो आपके घर वाले रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज नहीं कर देंगे। नो, वो आपस की बात है। रिट हमेशा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटरी लेजिस्लेशन या फिर जुडिशरी के अगेंस्ट यूज होती है। ओके, जब रिट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो रिट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द प्राइवेट, कि हस्बैंड ने रोक दिया कि नहीं आना है आपको तो आपने रिट ऑफ को वारंटो डाल दिया, नहीं होगा। तो रिट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन एक्सेप्ट, पार्डन फॉर माय एग्जांपल, एक्सेप्ट फॉर हैबियस कॉर्पस। जब आप किसी को इलीगली डिटेन कर लेते तो हैबियस कॉर्पस डाल सकते हैं। जैसे आप कॉलेज आए और आप वापस ही नहीं लौटे, घर वाले पूछ रहे हैं बच्ची तो कॉलेज गई थी, एंट्री भी दिख रही है कॉलेज में लेकिन एग्जिट नहीं, दैट मीन्स यू आर इलीगली डिटेन्ड बाय द सम ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ कॉलेज। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बार बार यही बोल रहा है हमें मालूम नहीं, ऐसे में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं आप। टाडा एक्ट, कोटा एक्ट, यूएपीए एक्ट, एनएसए एक्ट, इसमें आपको अथॉरिटी डिटेन कर लेती है विदाउट एनी प्रायर वारंट, और यहाँ पर 24 आवर्स में पेश करने का प्रोविजन भी नहीं है। तो सफिशिएंट कॉज में अगर आपको अरेस्ट किया है, लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी हो जाता है। ठीक है, अब इसका मिसयूज करने के लिए आप इस रिट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल पे बाकी कोई रिट यूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए, in this connection the court and tribunal should keep in the mind that a refusal of a condone of a delay may result in injustice on account of a meritorious claim being thrown out of without trial. कई बार कमिश्नर अगर इस डिले को कंडोन नहीं करता तो उसके बाद भी आप जो है इसको ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, और ट्राइब्यूनल में जाकर आप यहाँ पे बोल सकते हैं that the authority misuses his power.
तो यहाँ पे बात अथॉरिटी की होती है, लेकिन इक्वेलिटी में अथॉरिटी नहीं चलती। जैसे हस्बैंड वाइफ में अथॉरिटी नहीं होती, तो वहां पे मिसयूज ऑफ पावर नहीं। आई बात समझ? मिसयूज ऑफ पावर तभी होता है जब आप किसी के नीचे काम करते हैं, तो वो मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, द कंटेंट ऑफ अ नोटिस। नोटिस के क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, एक नोटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बेसिक कंटेंट तो एटलीस्ट आपसे मानी ही जाती है, क्योंकि भले ही आप कितने भी लेमैन हैं, बट इट डजंट मीन कि आप अपने डिसीज एम्प्लॉय का नाम ही ना लिखें, इंडस्ट्री के बारे में ना लिखें, तो इतनी भी आपको छूट नहीं मिलेगी। क्या इंजरी हुई है उसके बारे में ना लिखें। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए? एवरी नोटिस ऑफ अ एक्सीडेंट शुड बी कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ इंजर्ड पर्सन। किसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं, अगर वही नहीं बता रहे हैं तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, दूसरा द स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज टू द कॉज ऑफ इंजरी। इंजरी कैसे हुई ये बताना जरूरी, भले ही आप इसको ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में बताएं, जरूरी नहीं है कि आप उसको फर्स्ट पॉइंट में ही बताएंगे या बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताएंगे, चलता है, लेकिन क्यों हुई एटलीस्ट वो तो बताइए। एंड द डेट ऑन विच एक्सीडेंट ऑकर, एक्सीडेंट कब हुआ वो डेट बतानी दो, क्योंकि लेबर कमिश्नर भी इंक्वायरी करता है। ठीक है, तो ये इंजरी अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं। ओके, तो होने वाली इंजरी के लिए आप अभी क्लेम नहीं कर सकते, जो इंजरी हो गई है उसकी बात है। और वो भी इंजरी तब होगी अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, तो इंजरी हो सकती। ठीक है, अगर आप जो काम करने के लिए वो प्रिकॉशन आप यूज करिए, प्रॉपर मेथड यूज करिए, तो इंजरी नहीं होगी। ये तो आप भी जानते हैं, ग्लव्स पहन के अगर आप गर्म चीज उठाते हैं तो आपको इंजरी नहीं होगी, लेकिन ग्लव्स नहीं पहना है, गर्म चीज उठा ली और इंजरी हो गई, तो इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। यहाँ पे आपका नेग्लिजेंस एक्ट था, आपको लेके चलना चाहिए, कैरी करना चाहिए। ओके, इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, एम्प्लॉयर तो अपना काम करेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन लेना आपका काम। तो नोटिस में ये 3 पार्ट होना कंपलसरी होता है। ओके, चलिए। So it is also necessary that such notice of injury should be in writing. यहाँ पे राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, इंजरी हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरी चीज, although the same is not specifically stated, it is necessarily implied by the fact of a requirement of a service of a notice of the employer. नोटिस को सर्व भी होना जरूरी है। मालूम ही नहीं है सामने वाले को, तो कोई मीनिंग नहीं बचता। सामने वाले को आपको बताना भी है। पहले आप डायरेक्ट लेबर कमिश्नर के पास नहीं भागेंगे, पहले आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर को बताने के बाद ही कुछ होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको सफिशिएंट, मैंने आपको कहा ना, सफिशिएंट नोटिस भेजनी चाहिए। इस नोटिस का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो सफिशिएंट पॉज में नोटिस भेजिए। कंटेंट ऑफ अ नोटिस जिस चीज के लिए एडमिसिबल है वो भेजिए। स्पेसिफिकली स्टेटेड ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सर्विस होनी चाहिए प्रॉपर नोटिस की। ठीक है, तो प्रॉपर नोटिस आप भेजिए, बट ऑब्वियस है, इसमें पूछने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये नोटिस जब आप भेजते हैं और ये नोटिस अगर एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉयर को मिलती है, तो वो सफिशिएंट मानी जाती है। तो सर्विस ऑफ अ नोटिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलिए। While scrutinizing a notice or accident, it is essential that, देखिए जब आप नोटिस की स्क्रूटनी करते हैं
So it is essential that to ensure that to the technical a view is not adopted and it should be borne in a mind that often such notice is given by a employer or a person dependent on him in a state of mental or physical distress. कई बार ये होता है कि अगर उसके एम्प्लॉय की डेथ हो जाए जो उसका फैमिली रिलेटिव है और ये बंदा डिपेंडेंट है उसका, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक सफिशिएंट उसमें नोटिस दे पाए, हो सकता है उसका मेंटल कॉज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ कमिश्नर दिया हुआ है, जहां पर नोटिस अगर आपकी प्रॉपर वे में नहीं भी आती तो भी इट इज अलाउड. ओके, all that is required to an indication of a plain language of a cause of a injury. Once the notice discloses this, no further detail apart from those mentioned above are required. जनरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जरूरी है, सबसे पहली चीज याद रखिएगा. जनरल फॉर्म में अगर आप इंफॉर्म कर देते हैं तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जनरल फॉर्म में अगर आपने इंफॉर्म नहीं किया तो बाकी चीजों की जरूरत आपको पड़ती है. ठीक है, चलिए. On whom serve the notice of accident should be served on the employer, upon any of the servant, several employers, upon any person responsible for the employer. Means किसको किसको देना चाहिए? ये सारे जो तीन हैं इसके, या तो एम्प्लॉयर को आप पर्सनल दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप किसी भी सेवरल एम्प्लॉयर्स में से किसी एक को दे दीजिए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दीजिए. ये सारे के सारे आपके एडमिसिबल होते हैं और इनको आप नोटिस सर्व कर सकते हैं. ओके, नोटिस बुक. The state government may require that any prescribed class of employer should maintain at their premises at which the employer are employed a notice book in a prescribed form, which shall be readily accessible at all reasonable time to injured employee employed on the premises and to any person acting bona fide in his behalf. आपको नोटिस बुक अवेलेबल कराई जाती है जिसमें सारी टाइम टू टाइम की सेटिंग, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई चीज हुई तो वो प्रेमाइसेस में आप इमीडिएटली उसको लिख सकते हैं, इमीडिएटली आप वहां पे उसको मेंशन कर सकते हैं कि आज के टाइम पे इतने बजे ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ. ओके, ये आपके नोटिस बुक में लिखा जाता है. देयर आर अ प्रोविजन रिगार्डिंग द सेम. ओके, चलिए, तो नोटिस बुक आपको अवेलेबल है, ठीक है, जो आपको हर एक प्रेमाइसेस में, जो आपके इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस है वहां पे अवेलेबल होती है. ठीक है, चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपको एक नोटिस देना जरूरी होता है. अगर वहां पर प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया हुआ है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप वहां पे वो नोटिस दे सकते हैं एंड इट इज एडमिसिबल. ठीक है, फिर आते हैं मोड ऑफ नोटिस या मोड ऑफ सर्विस. A notice under the section may be served delivering it or sending it by a registered post address to the resident or any office or place of a business of a person on whom it is to be served. किसको नोटिस देनी है, कैसे डिलीवर करनी है, ठीक है, ये आपका एक प्रिस्क्राइब मैनर होना चाहिए, कैसे आप ये नोटिस सर्व करेंगे. फिर उसके बाद आते हैं पावर टू ऑब्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैटल एक्सीडेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन ए. यहाँ पर
आपके लेबर कमिश्नर को सेम पावर है एज अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो जो भी इंजरी हुई है, फैटल इंजरी है, जहां पे डेथ हुई किसी भी एम्प्लॉय की, उसको भी आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में कैसे रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11 कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, किसी भी इंजरी का कैसे पता चलेगा कि इंजरी सस्टेन हुई भी है या नहीं हुई है, ये बताने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। मीन्स whatever the injury caused to the employee, उसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन की आपको जरूरत पड़ती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। That the section 11 of a Workmen Compensation Act prescribe medical examination for injured employee pursuant to the notice of accident। मीन्स जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर क्या क्या इंजरी उसने सस्टेन की, ये इंजरी खाली मुंह से बोलने से तो नहीं होगी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि हमने ऑल टाइप ऑफ इंजरीज के बारे में पढ़ा, डिसेबलमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब वो डिसेबलमेंट हुआ किसी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो डिसेबलमेंट कैसे ठीक किया जाए, कैसे देखा जाए, या कंपेंसेशन के लिए क्या यूज करना है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसी वजह से जब आप ये सारी चीजों को लेते हैं फॉर अ कंपेंसेशन पार्ट, ऐसे में आपको ये देखना भी जरूरी है कि दैट किस तरह की इंजरी उसको मिली, और उसके लिए आपको ये सारी चीजों को कैलकुलेटिव मोड में रखना पड़ता है, ठीक है। पता चला अगर वो इंजरी एम्प्लॉय की लापरवाही से हुई कि काम दिया गया है और उसका ध्यान बाहर है कि बारिश शुरू हो गई, नीचे कोई नाच रहा है, बाहर कोई कर रहा है, तो ये एक तरीके का उसका खुद का ध्यान अपने काम पर नहीं। ऐसे में जो इंजरी उसको होगी उसके लिए वो पर्सनल लायबल है। आप अपने काम पे हैं, बाहर बारिश हो रही है या दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द वर्क अलॉटेड टू यू। दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो अगर आप अपने काम में प्रॉपर लगे हुए हैं तो किसी भी चीज का आपको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जितने इफेक्ट आप बता रहे हैं, ये इफेक्ट ड्यूरिंग द वर्किंग और ड्यूरिंग द आपके एम्प्लॉय है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि हार्डवर्क थोड़ा कम करें, यहाँ पे आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट अगर आपकी वजह से नहीं हुआ तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कौवे जैसा बाहर ताक रहे हैं कि बारिश हो रही है और पता नहीं क्या क्या, ऐसे में जो वो ये चीज मिस कर जा रहे हैं उसके लिए प्रोफेसर लायबल नहीं होगा। प्रोफेसर तो अपना काम कर रहा है, आप कहीं और लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, बाकी चीजों में लगे हुए हैं, राइट। तो ऐसे उसमें अब आप अपने ग्रुप में लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए आपका नेग्लिजेंस एक्ट है, ठीक है। तो बेटर है कि यहाँ पे ध्यान दें, ओके। चलिए, तो ऐसी कोई इंजरी अगर उसको होती है, इंजरी के समय सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर ये नहीं पूछेगा आ गया स्वाद, नहीं। जिस एम्प्लॉय को इंजरी हुई है, फेलो एम्प्लॉय का काम उसका मजाक उड़ाना नहीं है, उसकी मदद करना है, ठीक है। नेग्लिजेंटली वो काम कर रहा है और उसको कोई इंजरी सस्टेन हुई, तो फेलो एम्प्लॉय उससे मजाक में ये नहीं पूछेगा आ गया स्वाद, नहीं, उसकी हेल्प करो, उसको बाहर निकालो, ठीक है।
उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, ठीक है। और आप इमीडिएटली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पे अगर प्रीमाइसेस में अवेलेबल है तो प्रीमाइसेस में अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपका अप्रोचेबल है, जनरली इसमें सिविल हॉस्पिटल ही रखा जाता है, बट जो भी अप्रोचेबल होगा वहां पर आप अप्रोच करते हैं और वहां से आप एक प्राइमरी उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है। चलिए, on giving a name, जो submission for medical examination, an employee is expected to submit himself for a medical examination under two circumstances contemplated by the section 11. देखिए circumstances बदलते हैं, एक मीनिंग, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, जो जहां से चाहे वहां से सीख ले, ठीक है। लेकिन जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो वही हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। दिस इज नॉट योर प्राइवेट लैंग्वेज कि आप एक वर्ड का, दो वर्ड को आपको एब्रिविएशन फॉर्म में दे दिया गया, अब आपने उसको अलग अलग, किसी के नाम का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, कोई ग्रीटिंग्स हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। बट जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हैं तो वहां पे वर्ड वो परफेक्ट होता है, ठीक है। वहां पे वो ये नहीं लिखता अ ब्यूटीफुल इंजरी, नो, वहां पे इंजरी के बारे में लिखे, ठीक है। तो ऐसे में आप इस चीज को यहाँ पर जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट में हर चीज आपकी प्रिसाइजली लिखी होती है, ओके। हर चीज आपकी प्रॉपर तरीके से वहां पे मेंशन्ड होती है। तो ऑन गिविंग अ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कैसे बनती है मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर एक्सीडेंट हुआ उसकी नोटिस अगर उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिले तो क्या करना है, ऑन अ गिविंग ऑफ अ नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट an employee should be submit to the medical examination within the 3 days of a service of such notice. Means अगर प्रीमाइसेस में एक्सीडेंट हुआ, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, जो वहां का कनेक्टेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो ये बोल रहा है कि आप अपनी अपनी इंजरी के बारे में आके बताइए क्या क्या इंजरी आपको सस्टेन हुई है, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने पहुंच जाना है और अपनी इंजरीज बतानी है, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉय को जो एग्जामिनेशन होगा उसकी इंजरी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। वहां पे वो कोई चार्ज नहीं लेगा, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराना इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ इंडस्ट्री which is described by the or which is that directed by the Honorable Supreme Court in MC Mehta versus Union of India केस, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस जो दिल्ली में हुआ था, जिसको आप ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस आपको बनाई गई थी। और recipient of a half monthly payment, when an employee is in a receipt of half monthly payment under the act, he is bound if so required to submit himself for a medical examination. मैंने आपको शुरू में हमने ये प्रोविजंस देखे हैं जहां पर एक एम्प्लॉय अपने आप को एक्सीडेंट के बाद, भले ही उसका अब क्लेम पेंडिंग है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको हाफ मंथली पेमेंट देते चला जा रहा है, राइट। हमने डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन में देखा था। अब अगर एम्प्लॉय आपको हाफ मंथली पेमेंट देते चला जा रहा है तो एम्प्लॉयर जब चाहे तब आपको कंपेल कर सकता है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको इंजरी हुई, आपको घर बैठ के खिला रहा है तो चेक करना भी उसका काम है, तो वो चेक भी कर सकता है। तो इट इज द राइट ऑफ अ एम्प्लॉयर, ओके। और ऐसे में एम्प्लॉय इज बाउंड, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने हाजिर होने के लिए टाइम टू टाइम। However, employee cannot be compelled submission
to himself for a such examination otherwise than in accordance of the rule. जो रूल दिए हुए हैं, रोज रोज आप बुलाएंगे तो नहीं चलेगा, दिन में 4 बार बुलाएंगे तो नहीं चलेगा, इट्स अ हैरेसमेंट टैक्टिक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने आप हाफ मंथली पेमेंट ले रहे हैं एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर चाहता है कि आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने उसके हाजिर होइए, एग्जामिनेशन कराइए, तो इट शुड नॉट बी यूज फॉर अ हैरेसमेंट टैक्टिक्स। ठीक है, अब रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉय आता है। अगर ये मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए एम्प्लॉय रिफ्यूज करते हैं कि नहीं मुझे नहीं देना, मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करा, तो क्या? If an employee refuses to submit himself for examination by the medical practitioner, he exposes himself to the risk of a suspension of his right to compensation. भाई अगर आपको मार लगी है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन आप नहीं करा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ दाल में काला। फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन you have to submit yourself for a medical examination. अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप खुद को हाजिर कराते हैं then it's okay, otherwise आपका क्लेम एडमिसिबल नहीं होगा, और ये कहीं ना कहीं आपका एक राइट टू कंपेंसेशन को सस्पेंड कर देगा। ये कंपेंसेशन कब मिलेगा आपको? जब आपने इंजरी सस्टेन की हो। इंजरी सस्टेन हुई है या नहीं हुई है ये कौन डिसाइड करेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर के आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा। The penalty imposed by this section applies only when employee's refusal is without sufficient cause. आप इसको क्यों अपनी चेकिंग नहीं कराना चाहते? अगर आपके पास sufficient cause है then it's okay, otherwise आपको पेनल्टी लगेगी। If you are demanding for a compensation but you are refusing to represent yourself for a medical examination, then it amount to cost, और ये माना जाएगा कि आप रीजनेबल कॉस्ट के बगैर सिर्फ एम्प्लॉयर को हैरेसमेंट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। 2 रोटी ज्यादा बनानी चाहिए। ठीक है, voluntarily leave. When an employee voluntarily leaves the vicinity of the place of employment within the period he is liable to be medically examined, without such examination his right to compensation is suspended. अगर आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हैं, जो टाइम टू टाइम आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन आप वहां से निकल गए चुपचाप, तो ऐसे में अब आपको कोई भी इंजरी होती है फ्यूचर में, या इंजरी हुई है और मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पे आपने नहीं कराया, ऐसे में आप अपना राइट वेव कर देते हैं। भाई बात समझ में? चलिए, as the word voluntary is used, it is clear that when the employee is obliged to leave such place due to the factor or circumstances beyond his control, कुछ circumstances होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, तब बाजू में हो नहीं हो ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, ऐसे में आपका जो भी ये circumstances बनता है, ये सारे सर्कमटेंसेस आपको, क्यों आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया, उसका क्या रीजन था, ये रीजन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर ये रीजन आप प्रूफ कर देते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज आपने अपना राइट टू कंपेंसेशन वेव कर दिया। कमिश्नर डिस्क्रिप्शन इन केसेस ऑफ डेथ, ये हमने ऑलरेडी देखा है, डिस्क्रिशनरी पावर कमिश्नर के पास है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी इंजरी जो एम्प्लॉइज के डिफॉल्ट में लगती है, ऐसे में क्या, अगर एम्प्लॉइज के डिफॉल्ट में इंजरी लगती है, then when the injury is suffered by the employee has been aggravated by any circumstances, the injury resulting in disablement are of the same nature and duration as they might reasonably
have been expected to be if the employee has been regularly attended to or by the qualified medical practitioner whose instruction he had followed, and compensation if any is payable accordingly. देखिए, अगर कंटिन्यू आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा रहे हैं आफ्टर द इंजरी, उसके बाद भी अगर आपको मिल रहा है, देन ऐसे उसमें आप क्या करते हैं, सीधे सीधे कंपेंसेशन अगर आपको ग्रांट हो रहा है तो वो आपको मिलेगा। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं, इफ द इंजर्ड पर्सन एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस, employer refuses to attend it by the qualified medical practitioner। अब ये वही चीज वहां पर रिपीट है कि अगर आप अपने आप को अवेलेबल नहीं कराते, अगर आप अपने आप को रिफ्यूज करा देते हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने जो राइट है उनको वेव कर देते हैं। ठीक है, और ये एक रीजन बन जाता है फॉर एम्प्लॉयर टू रिफ्यूज योर क्लेम। ठीक है, so if you are sustaining the injury during the course of your employment, then in that situation आप अपने आप को अवेलेबल भी करवाइए for a medical examination।